हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। ठीक है, पिछले लेक्चर पे हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एरीन व हेलो एल्केन का हेलो सॉरी हेलो एरीन व एल्केन हैलाइड का विरचन विधि या निर्माण विधि पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने निर्माण विधि को पूरा कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जिसको आप देख करके ही पहचान सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने का आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो भौतिक गुण क्या होता है? ठीक है, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम देख कर करके, ठीक है, मतलब या बिना किसी केमिकल रिएक्शंस के ही आसानी के साथ डिसाइड कर सकते हैं। तो अब भौतिक गुण जो होता है आपके एल्किल हैलाइड व अरिल हैलाइड का, उसमें आप लोग देखेंगे कि जो आपका एल्किल हैलाइड होता है वह सामान्यतः कैसा होता है? रंगहीन या कलरलेस होता है। ठीक है, रंगहीन या कलरलेस होता है। लेकिन जो आपका कुछ ऐसे हैं जो आपके ब्रोमाइड व आयोडाइड जैसे, ठीक है, ब्रोमाइड व आयोडाइड क्या होता है? आपका रंगीन होता है। कैसे रंगीन होता है? यह प्रकाश से क्रिया कर लेता है, मतलब लाइट से रिएक्शन करने के बाद ब्रोमाइड व आयोडाइड कैसा होता है? कलरफुल हो जाता है। जबकि आपके और एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? सभी हैलाइड कैसे होते हैं? सभी हैलाइड क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये जो वाष्पशील हैलाइड होते हैं, वाष्पशील हैलाइड आपके क्या होते हैं? सुगंधित होते हैं। ठीक है, सुगंध पैदा करते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी आपकी लिखती है कि सुगंधित का मतलब ऐसा हो गया कि जो अच्छे गंध वाला हो, ठीक है, प्लीजेंट स्मेल वाला हो, उसको आप बोल लेंगे सुगंधित। ठीक है, अच्छा बैड स्मेल, गुड स्मेल, दो टाइप के स्मेल होते हैं, गंध दो टाइप का, सुगंध और दुर्गंध। तो ये क्या होते हैं? वाष्पशील वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सुगंधित होते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है, दूसरा प्रॉपर्टी है क्वथनांक व गलनांक। ठीक है, क्वथनांक व गलनांक का तात्पर्य है कि जो आपके हैलाइड होते हैं उनमें से कुछ, जैसे आपका यहां पे लिखा गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड व क्लोरोफ्लोरो मेथेन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो मेथेन, यह क्या होता है? सामान्य ताप पर गैस अवस्था में प्रेजेंट होता है। अच्छा, आपने किसी वस्तु की तीन अवस्थाएं पढ़ी हैं, सामान्यतः जो मुख्यतः तीन अवस्थाएं वो होती हैं, वो कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस होती हैं। तो आपका बताया जा रहा है कि सामान्य टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर, ठीक है, जिसको आप मेजर करते हैं 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक का। तो सामान्य तापमान पर आपका मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड तथा क्लोरोफ्लोरोमेथेन जो होते हैं वह कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। बाकी जितने सब होते हैं वह कैसे हैलाइड होते हैं? वो कैसे होते हैं? या तो ठोस होंगे या तो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कार्बनिक हाइड्रोजन के अणु होते हैं वह कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, जब हम आपको इसका निर्माण विधि पढ़ा रहे थे तो वहां बता रहे थे कि ये ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं। पोलर का मतलब ये हो गया, जो कार्बनिक हाइड्रोजन है वो कैसे होंगे? पोलर होंगे। ठीक है, तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप देखते थे, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आप देखते थे, ये चार्ज उत्पन्न करते थे। तो वही बता रहा है कि कार्बनिक हाइड्रोजन के अणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। अच्छा, उच्च ध्रुवता एवं जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में उच्च आणविक द्रव्यमान होने के कारण, कह रहा उच्च ध्रुवीयता मतलब मैक्सिमम जो पोलरिटी उत्पन्न करते हैं, मैक्सिमम अर्थात ज्यादा ध्रुवता उत्पन्न करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसमें ज्यादा डिफरेंस होता है, उसके कारण ये जो अपने जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में अत्यधिक जो इसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, जो या मॉलिक्यूलर मास होता है, वो क्या होता है? अत्यधिक होता है। मतलब जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में, ठीक है, ये जो आपके कार्बनिक हाइड्रोजन है इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा या आणविक द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अत्यधिक द्रव्यमान अधिक होने के कारण, अच्छा, हाइड्रोजन व्युत्पन्नों में अत्यधिक अंतराणविक बल का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब ऐसे समझिएगा कि अगर कोई आपका दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कोई आपके दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो, ठीक है, इनके बीच का जो फोर्स लगेगा उस पे आप बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और एक ही कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है,
एक ही मॉलिक्यूल है, अब इसके अंदर जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब अंतर, देखिए यहां पढ़िए अंतराणविक, अंतर का मतलब दो, भाई किसी दो चीजों में आप अंतर कर रहे हैं, ठीक। अंतर आणविक मतलब अणु, दो अणुओं के बीच का जो बल होगा, ठीक। अंतराणविक आकर्षण बल, आकर्षण मतलब एक दूसरे की तरफ खींचने वाला, ठीक है। तो उसका जो अंतराणविक आकर्षण बल होगा वह ज्यादा होगा, इसका मतलब वांडर वाल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आई इतना? तो वांडर वाल फोर्स अगर ज्यादा होगा, इसलिए कह रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन के क्वथनांक, कह रहा है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड का जो क्वथनांक होगा वह इसी के समान द्रव्यमान वाले किसी हाइड्रोकार्बनिक, जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होंगे उनके क्वथनांक की अपेक्षा ज्यादा होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह हो गया, यह मैक्सिमम पोलैरिटी उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके अणुओं के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर या अंतराणविक बल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वह ज्यादा होगा। इसीलिए कह रहा है कि जो इसके जो आणविक संरचना, आणविक द्रव्यमान है, इसका मॉलिक्यूलर जो मास है, उसके मास के बराबर यदि कोई आपका हाइड्रोकार्बन रहे तो उसका जो क्वथनांक होगा उससे कहीं ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, जो हाइड्रोजन के व्युत्पन्न होंगे। बात समझ में आई? तो हाइड्रोजन के व्युत्पन्नों का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान जो होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए ये अपने समान जो होंगे, अपने आणविक मास के, आणविक द्रव्यमान के समान जो भी कोई एक अन्य यौगिक होगा उसकी कंपैरिजन में इस हाइड्रोजन व्युत्पन्न का जो क्वथनांक होगा वह कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कह रहा है, एक और बात कहता है कि अणु का आकार अथवा अणु की संख्या, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अणु का द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है, अणु का आकार बढ़ेगा, मतलब जैसे समझिए कि ये कोई एक मान लिया हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये इसका नाभिक है और वायतन कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मान के चलते हैं कि ये कोई जो है कार्बन है, ठीक है, तो अब ये इसका एक नाभिक हो गया। और नाभिक के बाद दो कक्षक, दो कोष होंगे भैया, दो कोष होंगे, एक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे अणु का आकार बढ़ गया, आकार का मतलब हो गया इसके नाभिक से लेकर वायतन कोष के बीच की दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो आकार बढ़ गया। कह रहा जैसे जैसे इसका आकार बढ़ गया, या तो अणु का आकार बढ़ जाए या तो जो है इसकी संख्या बढ़ जाए, अणुओं की संख्या बढ़ जाए। तो अगर दोनों केस में क्या होगा, आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। क्या होगा, आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब आपका जो आकर्षण बल है वह क्या कर जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या इंक्रीज कर जाएगा। कब इंक्रीज कर जाएगा, जब आपके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है, या अणुओं की संख्या भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो समान, ठीक है, समान एल्किल समूह होते हैं, क्या होते हैं, समान एल्किल समूह होते हैं, उनमें जो है हमारा क्वथनांक किस तरीके से गिरता है या कम होता है या घटता है। आइए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समान एल्किल समूह में हमारा जो क्वथनांक होगा वो किस प्रकार से घटेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं यदि समान हमको लेना है, ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं एक मेथिल ग्रुप, ठीक है। अब इसी मेथिल ग्रुप से आपके जितने भी हैलाइड हैं इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। जो आपके इसी मेथिल ग्रुप से जितने भी हैलाइड सबको जोड़ दीजिए और फिर देखिए कि इनका जो क्वथनांक है किस क्रम में घटता है, ठीक है। तो इनका जो क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, H3I H3C, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा एक अगला होगा H3C सिंगल बॉन्ड Cl, अगला होगा H3C सिंगल बॉन्ड F। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेथिल आयोडाइड का जो क्वथनांक होगा
वह मेथिल ब्रोमाइड की कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मेथिल ब्रोमाइड का जो क्वथनांक होगा मेथिल क्लोराइड की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और मेथिल क्लोराइड का जो क्वथनांक होगा वह मेथिल फ्लोराइड की कंपैरिजन में ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो यह एक प्रकार का आपका जो उदाहरण बताया गया कि जो आपका क्वथनांक होगा किस तरीके से घट रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखें आयोडीन, हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि इसका जो परमाणु संख्या होती है वो 53 होती है। ठीक है, जब परमाणु संख्या 53 होगी, इसका जो है 9 होगा। इसका आकार छोटा होगा फ्लोरीन का, इस आयोडीन का आकार बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अणुओं की संख्या भी हमने जो बताया, अणु का आकार में अणु की संख्या, तो आकार भैया इसका छोटा है इसका बड़ा है, तो जैसे जैसे हमारा आकार बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो है क्या बढ़ता जाएगा, आकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा अर्थात उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्वथनांक हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इसका क्वथनांक ज्यादा, इसका इससे कम, इसका इससे कम, और सबसे कम आपके मेथिल फ्लोराइड का हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, तो ये आपको हमने बता दिया कि अणु की संख्या व आकार अगर बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, यदि आकर्षण बल बढ़ेगा तो हमारा जो क्वथनांक होगा वो कैसा होगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से हमने आपको समझा दिया। अच्छा, अगला है हाइड्रोजन परमाणु के आकार व द्रव्यमान में वृद्धि होने के कारण वान डेर वाल जो फोर्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अगर ये बढ़ेगी, मतलब आपके जैसे ये कोई आपका एक कार्बन है, इससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन, मान लो पहले एक था हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन आ गया, तीसरा हाइड्रोजन आ गया, मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, बात समझ में आई? जैसे जैसे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, बात समझ में आई? जैसे जैसे आपके कार्बन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे जो हमारा तत्व होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, क्वथनांक जो हमारा यौगिक होगा उसमें यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर बढ़ेगी तो हमारा जो यौगिक है या तत्व है उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आइए आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया गया है। ठीक है, उस चार्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट को बना करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, देखिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, इधर आपका ये जो एक्सिस है इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं ना। ठीक है, अब वाई एक्सिस को आप क्वथनांक मान लीजिए, क्वथनांक वाई एक्सिस आपको किसको डिनोट कर रहा है, क्वथनांक को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 100 डिग्री क्वथनांक, यहाँ पे 200, यहाँ पे क्वथनांक 300, यहाँ पे क्वथनांक 400। ठीक है, इसके ऊपर आगे 500 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इस पे यौगिक मान लीजिए। ठीक है, यौगिक मान लीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो हमारा लेते हैं हम लोग मेथिल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, अच्छा हैलाइड को हम सेम रखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या रखेंगे, हैलाइड को सेम रखेंगे, हमारा समान एल्किल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? समान क्या होना चाहिए, एल्किल ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब जो है हम जो है क्रमशः हम लोग क्या करेंगे, क्रमशः बढ़ाएंगे एक एक को। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपने हाइलाइट सेम रखा, एल्किल ग्रुप को बदल लिया। एल्किल ग्रुप समान रख करके आपने इसके पहले देखा था। ठीक है, CH3I करके था, CH3Br करके था, CH3Cl करके था, CH3F करके था, उसमें सबसे ज्यादा CH3I का था। ठीक है, जिसको आप मेथिल आयोडाइड कहते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो हमारा एल्किल समूह उसको बदलेंगे। ठीक है, अभी इसका हो गया CH3X। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन समूह समान रहेगा। अब मान लेते हैं कि इसका CH3 का जो हमारा क्वथनांक है वह कुछ 200 डिग्री के आसपास है, 200 डिग्री केल्विन के आसपास है। ठीक है, अच्छा अगला जो हम लोग देखेंगे कि वो है C2H5X।
ठीक है, मेथिल है, एथिल हैलाइड है, ये आपका मेथिल हैलाइड था तो ये एथिल हैलाइड हो गया। अब एथिल हैलाइड का हम लोग जो देख रहे हैं क्वथनांक इससे ज्यादा है, ठीक है, कुछ 250 डिग्री केल्विन के आसपास है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं C3H7X का, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम लोग, प्रोपिल क्लोराइड है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि कुछ 300 सवा 300 डिग्री के आसपास है, ठीक है। अगला भी हम लोग उसी लगे हाथ देख लेते हैं, ठीक है। एक और बढ़ा देते हैं, एक और है आपका, उसका हम नाम दे देते हैं ब्यूटिल हैलाइड। क्या देते हैं? ब्यूटिल हैलाइड, C4H9X दे देते हैं, ठीक है। और इसका जो आपका क्वथनांक है वो लगभग 400 डिग्री के आसपास है। इसका मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है, या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा क्या है, यह क्वथनांक क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। एक चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ रहे हैं, ग्राफ के माध्यम से आप लोग को समझाया जा रहा है कि जैसे जैसे आपका, ये देखिए यहाँ पे एक कार्बन था, इसमें 2 कार्बन हुआ, इसमें 3 कार्बन हुआ, इसमें 4 कार्बन हुआ, बात समझ में? तो जैसे जैसे आपने कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब जैसे जैसे इनकी संख्या, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन समूह की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो हमारा क्वथनांक है क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बात समझ में आई? इतनी चीजें समझ में आई कि आपका कैसे कैसे क्वथनांक बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग अगला देखते हैं, जो आपके समावयवी एल्केन होते हैं, ठीक है। समावयवी एल्केन का बता रहा है कि जो समावयवी एल्केन होते हैं उसमें क्वथनांक जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे उसमें श्रृंखला होती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका क्वथनांक कम होता जाता है। इसका मतलब समावयवी एल्केन में, समावयवी जो एल्केन होते हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती है, श्रृंखला क्या हो रही है, बढ़ रही है, श्रृंखला क्या कर रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे इनका जो क्वथनांक होगा क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि अब जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका क्वथनांक घट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये आपका कोई एक यौगिक है CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है, ये आपका कोई एक यौगिक है, ठीक है। इसका जो क्वथनांक है, ठीक है, यह इसका जो क्वथनांक है वह क्वथनांक कितना है, 376-75 डिग्री केल्विन के आसपास, ठीक है। इसका क्वथनांक कितना है, 375 या 76 डिग्री केल्विन के आसपास। लेकिन इसका एक और समावयवी हम बना सकते हैं, ब्रोमीन अभी यहाँ पे पहले पे जुड़ा हुआ था कार्बन पे। अच्छा, इसका दूसरा समावयवी हो गया H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ब्रोमीन आकर के यहाँ जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे आकर के आपका ब्रोमीन दूसरे कार्बन से जुड़ गया, यहाँ पे आपके पहले कार्बन पर था, यहाँ पे आपके दूसरे कार्बन पे आके जुड़ गया ब्रोमीन, ठीक है। अब इसका जो क्वथनांक होगा वो होगा 364 डिग्री केल्विन के आसपास। बात समझ में आई भैया? अब आप यह देख रहे हैं कि जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ रही है, देखिए यहाँ पे एकदम नॉर्मल चेन थी, यहाँ पे लेकिन ब्रोमीन आ गया सेकंड वाले पोजीशन पर, श्रृंखला बढ़ गई ना, तो श्रृंखला बढ़ गई तो इसका जो क्वथनांक हो गया क्या हो गया, घट गया। अच्छा, एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक और देखते हैं, इसका एक और समावयवी बनाने की कोशिश करते हैं। एक और समावयवी जब हम इसका बनाएंगे तो आपका हो जाएगा, एक इधर बना लेते हैं, ठीक है, ये C इधर CH3 इधर भी आकर करके आपका जुड़ गया CH3, यहाँ पे आकर के आपका जुड़ गया ब्रोमीन, ठीक है, सॉरी CH3 यहाँ पे आकर के आपका जुड़ गया ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने बताया था कि जैसे जैसे आपकी चेन बढ़ रही है, चेन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। भैया यहाँ पे आप देख रहे थे नॉर्मल सीधी चेन थी, अब यहाँ पे साइड चेन बढ़ गई, यहाँ पे एक साइड चेन आ गया, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक
दो, ठीक है, दो साइड चेन आ गया, ठीक है। तो आप जब देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइड चेन बढ़ रही है, यहाँ पे इसका जो क्वथनांक है वह क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका क्वथनांक घट करके क्या होगा, 346 डिग्री केल्विन के आसपास आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 375, इसमें देखिए 364, इसमें देखिए 346 डिग्री केल्विन। अतः आप यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमने श्रृंखला को बढ़ाया, वैसे वैसे क्वथनांक क्या हुआ, कम हुआ। बात समझ में आई भैया? चलिए, यह आपका हो गया समावयवी एल्केन वाला हो गया, ठीक है। समावयवी हेलो एल्केन वाला हो गया, समावयवी हेलो एल्केन वाला हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से समावयवी डाई हेलो बेंजीन की बात करते हैं। समावयवी डाई हेलो बेंजीन में क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, समावयवी। देखिए ये समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग समावयवी डाई हेलो बेंजीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, समावयवी डाई हेलो बेंजीन की। समावयवी डाई हेलो बेंजीन, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि आपका जो समावयवी डाई हेलो बेंजीन, ठीक है। अब ये जैसे देख लीजिए, ठीक है। अब यह क्या है, आपका डाई हेलो बेंजीन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, समावयवी डाई हेलो बेंजीन में क्या होगा कि लगभग इसके क्वथनांक सभी क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं या समान होते हैं या बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। मतलब क्वथनांकों में जो समावयवी डाई हेलो बेंजीन है, उनके क्वथनांकों में अंतर ना के बराबर होता है या बहुत कम अंतर होता है, माइन्यूट सा अंतर होता है, ठीक है। तो समावयवी हेलो डाई हेलो बेंजीन के क्वथनांक लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं। परंतु इसका जो पैरा समावयवी है, क्या है, पैरा समावयवी, ठीक है। जो पैरा समावयवी है उसका गलनांक क्या, उसका अभी तक आप क्वथनांक देख रहे थे कि क्वथनांक लगभग समान होते हैं, लेकिन जो गलनांक होगा वो पैरा समावयवी का ज्यादा होगा। किसकी कंपैरिजन में, आर्थो समावयवी तथा मेटा समावयवी की कंपैरिजन में। मतलब यह हो गया कि डाई हेलो बेंजीन में, समावयवी डाई हेलो बेंजीन में जो पैरा समावयवी होगा उसका गलनांक आर्थो समावयवी और मेटा समावयवी की कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। किसका, पैरा समावयवी का ज्यादा होगा और आर्थो और मेटा समावयवी का कम होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डाई हेलो बेंजीन करना है, ठीक है। डाई हेलो में आपने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। ये आर्थो पोजीशन हो गई। अब इस पे आपने यहाँ पे क्लोरीन लगाया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया, यह मेटा हो गई। यहाँ पे आपने क्लोरीन लगाया, यहाँ पे आपने क्लोरीन लगाया, ठीक है। अब आप इसके गलनांक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, गलनांक की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई, यहाँ पे गलनांक की बात कर रहे हैं। तो इसका जो गलनांक होगा 256 डिग्री केल्विन होगा। इसका जो गलनांक होगा वो होगा 246 डिग्री केल्विन। लेकिन यहाँ पे लेकिन लग गया कि जो आपका पैरा हमने बताया था, पैरा का जो गलनांक होगा वह आर्थो और मेटा की कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो इसका जो गलनांक होगा वो 323 डिग्री केल्विन के आसपास होगा। कितना होगा, 323 डिग्री। अब देखिए 256 246 में क्या है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है,
ठीक है। लेकिन यहाँ 323 से कितना डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मोर देन 50 का डिफरेंस है ना, मोर देन 50 डिग्री केल्विन का डिफरेंस। इसका मतलब यह हो गया कि जो आपका पैरा, ये क्या है आपका पैरा समावयवी है, ठीक है, पैरा समावयवी। ये आपका क्या है मेटा समावयवी, यह आपका क्या है आर्थो समावयवी, ठीक है। तो आर्थो और पैरा की कंपैरिजन में, आर्थो और मेटा की कंपैरिजन में जो पैरा समावयवी है उसका गलनांक क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। बात समझ में आई। चलिए अगला है आपका, हमने इसके पहले आपको बताया था कि क्वथनांकों में क्या होगा, लगभग समानता होगी, ठीक है। तो क्वथनांक क्या होंगे, लगभग समान होंगे। तो कितने कितने होंगे, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। 456 डिग्री केल्विन के आसपास, ये होगा 446 डिग्री केल्विन के आसपास, और इसका होगा 448 डिग्री केल्विन के आसपास। ये आपका ऊपर वाला क्वथनांक है, गलनांक है, नीचे वाला क्या है क्वथनांक है। बात समझ में आई। तो आपने देखा कि समावयवी डाइहैलोबेंजीन में क्वथनांक लगभग समान है। देखिए 56, 46, 48, 400, ठीक है, ये मतलब बहुत क्लोज है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका आर्थो और मेटा का लगभग समान है, लेकिन जो पैरा समावयवी है उसका बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई। चलिए ठीक है, हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है। आप लोग अब अगला जो भौतिक जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, वह है घनत्व का। तो हम लोग घनत्व के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग घनत्व में क्या देखते हैं कि जो हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के जो ब्रोमो, ठीक है, आइडो और पाली है, पॉलीक्लोरो, ठीक है, ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो जो होते हैं, इनका जो व्युत्पन्न होता है वो जल की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। आप देख रहे हैं ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो का जो व्युत्पन्न होता है, मतलब इसका जो डेरिवेटिव होता है, वह जल की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। जल किससे क्या होता है, भारी होता है। कौन, यह आपका ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो। बात समझ में। तो वह जल, इसके जो डेरिवेटिव होंगे वह कैसे होंगे, जल की तुलना में भारी होंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गया। अच्छा दूसरी बात क्या है इसके अंतर्गत, दूसरी बात यह है कि जैसे जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, क्या है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ठीक है, तथा हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा, मतलब इसकी जो संख्या बढ़ेगी, तो जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसका घनत्व भी बढ़ता जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या और इसका जो द्रव्यमान होगा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके यौगिक का जो है घनत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब जैसे आप देखें कि यहाँ पे पहले और दूसरे वाले के केस में देखें, पहले और ये दूसरा वाला केस देखें, तो यहाँ पे आपने लिया पहले वाले में CH3H7 और C क्लोरीन लिया, दूसरे में लिया CH3H7Br लिया है। हमने आपको पहले ही बताया था ये देखिए ये एल्किल ग्रुप दोनों के क्या है, समान हो गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, जबकि यहाँ पे ब्रोमीन है, इसका परमाणु क्रमांक 35 है। दोनों के परमाणु क्रमांक में अंतर, इसका मतलब परमाणु भार भी इनका अंतर में होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया कि जैसे जैसे इनकी संख्या या इनका जो आणविक द्रव्यमान है वह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनका घनत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे पहले वाले के केस में आप घनत्व देखिए 0.89 या आप इसको कह सकते हैं बहुत ही 0.90, ठीक है। अब दूसरे वाले के केस में देखिए 1.33 आ गया, इसका मतलब 1.33 तो बड़ा है ना 0.90 से, ठीक है। अच्छा अगले में देखिए CH3H7, यहाँ पे एक और जोड़ दीजिए C3H7 और आयोडीन यहाँ जोड़ दिया गया। अब इसका आपने देखा था 17, इसका 35, इसका 53 परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब इसका परमाणु भार तो ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, परमाणु भार ज्यादा होगा तो इसका घनत्व भी ज्यादा होगा, इसलिए इसका घनत्व आ गया 1.74, ठीक है। इसी प्रकार से आपका CHCl2, CHCl3 और CCl4, जैसे जैसे आपके जो हाइलाइडों की संख्या बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे इनका घनत्व भी बढ़ता जाता है। जैसे आपका ये कोई कंपाउंड है H3, ये देखिए C और सबसे जो आपका हाइड्रोजन एक से जो आपका हाइलाइट जुड़ा हुआ है, ठीक है,
यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस प्रकार का CH3Cl, ठीक है। अब इससे एक और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे हाइड्राइड समूह आगे जुड़ गया, तो हो गया CH2Cl2, ठीक है, जो आपका CH2Cl2 दिया गया है, इसका आपको दिया गया घनत्व 1.33, ठीक है। अच्छा, अब अगले वाले का जो हाइड्रोजन है इसका भी आपने रिमूव कर दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन समूह जोड़ दिया, अब हो गया CHCl3, अब इसका जो घनत्व होगा 1.48 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वाला जो हाइड्रोजन इसको भी रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ गया, इसका मतलब पॉलीक्लोरो वाला हो गया ना ये। अब पॉलीक्लोरो हो गया, इसका मतलब 4 का क्लोरीन ग्रुप जुड़ गए। अब इसका आप देख रहे हैं कि इसका घनत्व और ज्यादा हो गया, 1.59 के आसपास हो गया, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं 1.6 के आसपास हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका घनत्व बढ़ता चला जा रहा है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग फिर से देखते हैं। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी, अगला भौतिक गुण है आपका विलेयता या सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आप विलेयता में देखते हैं कि जो आपके हैलोएल्केन होते हैं वह जल में अल्पविलेय होते हैं, ठीक है। वह जल में कैसे होते हैं? अल्पविलेय होते हैं, अर्थात जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन जो परमाणु है, इसके अणुओं को मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है, इसको तोड़ने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। कैसे? जैसे आपके जो हैलोजन परमाणु है या हैलोएल्केन है, बीच जो आकर्षण बल पाया जा रहा है, आंतराणविक आकर्षण बल, उसको तोड़ने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो जल के अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बंध है, उसको तोड़ने के लिए भी आपको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। जब अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसका मतलब जो आपका नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसको बनाने के लिए जब बनाएंगे तो कम एनर्जी मिलेगी उसको, ठीक है। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा हैलोएल्केन है, ठीक है, उसके जो जल की विलेयता है, वह जल की विलेयता कैसी है? कम है। मतलब हमारा हैलोएल्केन जल में कम विलेय है या अल्प विलेय है, ठीक है। बात समझ में? क्योंकि हमने बताया कि इसके अणुओं के मध्य जो बल पाया जा रहा है, अंतराणविक बल, किसके? जो है आपके हैलोएल्केन थे। तो दूसरा जो जल है, जल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, भैया उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। जल का होता है H2O, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको तोड़ने के लिए वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो आपका अंतराणविक आकर्षण बल है, उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अत्यधिक होती है। अतः जो है, जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसमें उतनी ऊर्जा मूल अणु से कम ऊर्जा रहेगी, इसलिए क्या होते हैं? जल में अल्प विलेय होते हैं। कौन? आपके हैलोएल्केन की बात किया गया, ठीक है। जबकि आपके यही हैलोएल्केन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब कार्बनिक जो विलायक होते हैं, उसमें जो है आसानी के साथ घुल जाते हैं। मतलब उस जल की अपेक्षा जो कार्बनिक यौगिक है उसमें आसानी के साथ घुल जाते हैं। इसका मतलब जो इसकी विलेयता होगी वह जल में कैसी होगी? कम होगी। जल में इसकी विलेयता कैसी होगी? कम होगी। जबकि कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक विलायकों में यह आसानी के साथ घुल जाएगा, ठीक है, आसानी के साथ, ठीक है, आसानी के साथ। इसका मतलब इसकी विलेयता ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा तथा जल में कम होगी। बात समझ में आई? तो ये सब तो रहे आपके जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे इसके जो है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।